अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक। नाजरीन, पाकिस्तान के सियासी और अदालती माहौल में एक बार फिर बड़ी हलचल। आज हमने देखा कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस राना शमीम के साबिक चीफ जस्टिस ताकिब निसार पर लगाए गए इल्जामात पर अहम समाअत हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जस्टिस राना शमीम, अंसार अब्बासी और मीर शकील रहमान को तौहीन अदालत के नोटिस जारी करते हुए 7 रोज में इस तमाम तर मामले पर तहरीरी जवाब तलब कर लिया। इसके साथ साथ नाज़रीन, इस समाअत में चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया इस तमाम तर मामले को लेकर कि जब अपील दायर हुई तो मैं और जस्टिस आमिर फारूक, जो कि उस वक्त इस बेंच का हिस्सा थे, मुल्क में नहीं थे। राना शमीम साहब के सामने बात हुई तो वो फिर 3 साल खामोश क्यों रहे। कल से इस पर बड़ी बात हो रही थी, बड़े सवालात उठ रहे थे कि आखिर राना शमीम साहब को यह मामला 3 साल के बाद ही क्यों याद आया। और आज जाहिर अदालत ने भी इस पर सवाल उठा दिया। उसके साथ साथ अदालत की जानिब से भी कहा गया कि मेरे सामने कोई ऐसी बात करे तो मैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाऊंगा। अब सवाल यह है कि नाज़रीन, आज की जो तमाम तर समाअत हुई, फिर ये जो तमाम तर मामला हुआ, इसमें किसको फायदा किसको नुकसान हुआ। और आज जिस तरह से गवर्नमेंट इस सारी सूरत हाल पर यह कह रही है कि नून लीग अदलिया के खिलाफ मुहिम शुरू कर रही है। और जाहिर है जब भी इस तरह की कोई होती है, कल मरीम नवाज साहिबा की अदालत में पेशी भी है, बड़ी अहम समाअत भी है, तो क्या वाकई नून लीग जो है वो अदलिया को प्रेशर में लाने के लिए सब कुछ किया कि इस पर जरा तफसील से आज प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, कल पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी होने जा रहा है। इंतहाई अहम इजलास होगा क्योंकि हुकूमत की जानिब से यह दावा किया जा रहा है कि ईवीएम और नैब ऑर्डिनेंस समेत 20 से ज़ायद बिल जो हैं वो कल इस सेशन से पास करवाए जाएंगे। और इत्तेहादी भी हुकूमत ये कह रही है कि मान गए। दूसरी तरफ अपोजिशन की जानिब से जो है वो कमर कस ली गई है कि हुकूमत को हर हाल में टफ टाइम देंगे। अब देखना ही है कि हुकूमत कामयाब होगी या नहीं। सारे मामले पर बात करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और माहिर कानून बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। एतजाज एहसन साहब, ये तो बड़ा एक माहौल बनाया गया था राना शमीम साहब के एफिडेविट को लेकर, उनके बयानात को लेकर, लेकिन आज हमने देखा अदालत ने तो एक किस्म का उड़ा कर रख दिया। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह अंदाज में कहा कि जब अपील दायर हुई तो मैं और जस्टिस आमिर फारूक मुल्क में नहीं थे। फिर यह भी साथ में कह दिया कि साबिक चीफ जज के सामने बात हुई, वो 3 साल खामोश क्यों रहे। तो सर, इस सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए सर आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट के इस मौकिफ में वजन है कि नून लीग ने अदलिया के खिलाफ एक मुहिम शुरू कर रखी है और कल जाहिर है मरीम नवाज की बड़ी अहम पेशी भी होनी है और ठीक इस पेशी से 2 दिन पहले इस तरह के मामलात सामने आ जाना, क्या तमाम तर मामले को देखते हुए आपको लगता है कि अदालत को प्रेशर में लाने की कोशिश की गई है? देखें सोनिया, पहली तो बात यह है कि अगर आप अंग्रेजी में कहते हैं कनेक्टिंग द डॉट्स, आप डॉट्स को कनेक्ट करें तो एक सिमिलर फैक्ट कॉन्डक्ट बनती है। सिमिलर फैक्ट कॉन्डक्ट मतलब है कि इस शख्स ने इस मुद्दों में जिस पे इल्जाम अलग जो है, इसने पहले भी ऐसे ही किया हुआ है। यही इसका पैटर्न होता है, यही इसका तरीक़ाकार है वारदात करने का। तो अगर आप सिमिलर फैक्ट कॉन्डक्ट के जरिए इस मामले को देखें तो आप ये ना भूलें कि मनी ट्रेल और डॉक्यूमेंट्स पे कभी इन्हिसार नहीं किया मुस्लिम लीग नवाज ने। उसके बरक्स ये डॉक्यूमेंट जिन दस्तावेजात पे इन्हिसार भी किया, वो कलिबरी फॉन्ट वाला हो, वो हो ये आपका जो कतरी खत जो था वो हो, वो अमूमन उनमें कुछ हेरा फेरी की हुई लगती नजर आती है। कतरी खत आपने दे दिया, कतरी शहजादा आने को तैयार नहीं था विटनेस बॉक्स में, उसकी कोई अहमियत ही नहीं। फिर जो बयानिया आपने कौमी असेंबली में दिया वो उस वाला बयानिया नहीं था, जो कतरी शहजादे से पैसे थे वो कोई जिक्र ही नहीं था उसका, जो आपने दिया बयान किया अपना मौक़िफ़ कौमी असेंबली में। फिर 2 मरतबा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कौम से खिताब किया, दोनों मरतबा मुख्तलिफ मौक़िफ़ रखा, मनी ट्रेल भी ना दी और मौक़िफ़ भी मुख्तलिफ रखा। माने ये कि आप ये देखें कि और जो बेटे थे जो जिनके नाम उस वक्त प्रॉपर्टी थी, वो कह रहे थे, एक अपना बता रहा था मनी ट्रेल का कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो दोस्त थे मेहरबान थे, वो बहुत ही मेहरबान थे पाकिस्तानी, जिन्होंने हमें कर्जा हंसने के तौर पे ये सारी रकम दे दी। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी प्रॉपर्टी है।
दूसरा भाई कह रहा था कि हमारी है ही नहीं, मैं तो किराए पे रहता हूँ। तो ये इनकी एक डॉक्यूमेंट से छेड़छाड़ करनी और उनमें मेडिकल रिपोर्ट्स भी आ जाएगा, एक इनका पुराना तरीका लगता है। और यहाँ भी ये गलती कर गए हैं कि और ये भी सवाल उठेगा ना, आप ये भी सवाल उठाएं जब आपने चीफ जस्टिस साहब ने बड़े मौजूद सवालात उठाए हैं, और एक सवाल ये भी उठेगा कि ये लंदन में ही जाके याद आना था राना शमीम को, और कितनी मरतबा वो लंदन गया है इससे पहले, और क्या उसमें इत्तेफाक है कि लंदन में वो उसी नोटरी से अपना एफिडेविट नोटिफाई करा रहा है, जिससे नवाज शरीफ फैमिली सारी जिसके पास जाती है। और फिर इस एफिडेविट की अहमियत क्या है? इस तरह का बयान, एक अलसी बयान लिख के मैं सारे बाजार में बांटता फिरूं, उसकी फोटो कापियां भी और चाहे असली कापियां भी, तो उसकी क्या अहमियत है? लोगों को देता रहूं, प्रेस को देता रहूं उसका। ठीक, एफिडेविट तो वो होता है जो अदालत किसी मौजू कार्रवाई में या मौजू लिटिगेशन में वो फाइल किया जाए किसी एक फरीक या गवाह की जानिब से। तो यहाँ कोई गवाह नहीं है। ठीक, तो साहब दो चीज़ें बड़ी खुल के सामने आई हैं आज। जिस तरीके से चीफ जस्टिस सतर मल्ला साहब ने नोटिस लिया इस पर, आज जिस तरह आप लोगों ने वहाँ सुना, बातें हुई, जिस तरह कोर्ट का मूड सामने आया, एक तो यह है कि जी बड़ा वाज़े तौर पे ये तौहीन अदालत के शो काज नोटिस सबको जारी किए गए। प्लस चोई साहब, आप व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट, स्पेशली जब राना शमीम साहब जो है उनकी अहलिया के सामने बात हुई जो दुनिया में मौजूद ही नहीं है, तो इसकी क्या कानूनी हैसियत रह जाती है और क्या पॉलिटिकल माइलेज और क्या प्रेशर करने वाली बातें फिर रह जाती हैं? कोई कानूनी हैसियत नहीं है कि बिल्कुल कोई। अगर आप और मैं एक गलती बयान में मैंने पहले अर्ज किया, मैं लिखूं मन मुअल्लफ और उसको फिर सारा ये कर दूं, मैंने ये किया वो किया फलां किया, मैंने ये बड़ा कारनामा किया वो कारनामा किया, और फिर मैं उसको किसी नोटरी पब्लिक को 200 रुपए दे के, वहाँ ये पाउंड में होगा, वो 200 रुपए 400-500 रुपए दे के वो स्टैंप करा लूँ, और उसके बाद मैं वो बांटता फिरूँ सारे लंदन में और सारे पाकिस्तान में फांसता फिरूँ, उसकी अहमियत ही कोई नहीं है। उस कागज की क्या अहमियत है? अहमियत तब होती है जब अदालत में कार्रवाई हो रही हो, अदालत में आप फाइल करो और वहाँ हलफ लो, और वो हलफ आपका अदालत उसको एनफोर्स करने की मजाज हो, क्योंकि वो प्रोसीडिंग जो है, जो कार्रवाई भी है, जो कार्रवाई चल रही है किसी एक केस में, मुकदमे में, वो उससे मौजू है। तो ये तो कोई चीज नहीं है, ये तो खबर नहीं इनको कौन से वकील ये मशवरा देते हैं। पहले तो उनको खिंचाई करनी चाहिए उनकी कि आपने ये एफिडेविट का आइडिया आपने दिया क्यों, या एफिडेविट का आइडिया के पीछे आप हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो उनको खींचना चाहिए इनको। तो बिल्कुल, क्योंकि ये तो बहुत ही बेहुदा। इससे वाले साहब, अदालत ने जो रिमार्क्स दिए उन्होंने ये भी कहा कि आपके पास इतने टॉप लेवल के लायर्स हैं, ख्वाजा हारिस साहब से आपने नहीं पूछा कि आप क्या करने जा रहे हैं। और दूसरा चोई साहब, लोग इसको कह रहे हैं, अदालत ने भी बड़े वाज़े तौर पे कहा कि इस तरह की बातें करना तो अदालत और में जो समाअत हो रही होती है उन पर असरअंदाज होने वाली बात है सारी बातें। तो आपको लगता है कि ये डेलिब्रेट एफर्ट किया गया अदालतों के फैसलों पे और जो समाअत हो रही है उस पर असरअंदाज हुआ जाए? सर, एक जनरल पब्लिक में तो एहतशाम साहब ये घुमाएंगे ना, तो मेरा ख्याल है 6 या 7 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सबसे शायद खान अब्बासी ही कर बैठे, और बाकी हर कोई कर रहा है, ख्वाजा आसिफ कर रहा है, वो दीगरान कर रहे हैं, और वो बयान दे रहे हैं, बस ये हमारे साथ बड़ी ज्यादती हो गई, बड़ी ज्यादती हो गई। और वो जो जज था भी नहीं उस वक्त बेंच पे, और जिसने अब कल या परसों, मेरा ख्याल है कल की पेशी पे, 17 की पेशी पे उन्होंने बेंच पे होना है, वो आमिर फारूक साहब, उनको खराब कर दें, उनको यूं ही उनकी दिल में एक शक व शुबा डालने के लिए, ताकि वो बैठे ना, वो अपने आप को शराफत में कहेंगे जी मैं नहीं बैठता, मेरा नाम इन्होंने ले दिया, एफिडेविट में ले दिया नाम। ये सारा एक सोची समझी मंसूबा बंदी है, और इनके मतलब है ये तो ऐसी मामले पे तो कार्रवाई इनके खिलाफ होनी चाहिए। असल में मियां साहब की और जो बेनिफिशरीज है इस सारे के, बजाय ये कि एडिटर वगैरह पे हो, ये इन पे होनी चाहिए, इनके
फोकस तो इन पे होना चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए सर, आप ये कह रहे हैं। अच्छा सर, आपको क्या लगता है इस सब से बेसिकली गेन क्या करना चाह रही थी मुस्लिम लीग नून? आपको लगता है सर पाकिस्तान में तो तमाम की तमाम जो डिलेइंग टैक्टिक्स थी वो इस्तेमाल कर चुके हैं? अब देखें नए वकील इरफान कादिर साहब भी आ चुके हैं, बीमारियों के बहाने भी खत्म हो चुके हैं। सर आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब जो जाहिर है लंदन में बैठकर पॉलिटिकल असाइलम का केस बना रहे हैं उसको मजबूत करना चाह रहे हैं कि ये देखें जनाब पाकिस्तान में जो हमें सजाएं हुई हैं सारी की सारी जो स्टेट मशीनरी है वो हमारे खिलाफ है, फौज हमारे खिलाफ, अदलिया हमारे खिलाफ, हुकूमत हमारे खिलाफ, तो ये बेसिकली लंदन में भी अपना केस मजबूत करना चाह रहे हैं? बिल्कुल करना चाह रहे हैं, अंधेरा करना चाह रहे हैं, पर ये झूठ पकड़ा जाएगा तो पकड़ा जाएगा। अब ये राना शमीम जो है ये साहिवाल का वकील है और हाईकोर्ट सिंध का ये जज बन गया था, और फिर ये वहां से उतरा, निकाला जब गया तो फिर ये मियां साहब ने इसको गिलगित बल्तिस्तान का चीफ जस्टिस बना दिया। अब चीफ जस्टिस बनाया जिसको, ये कोई थोड़ी बरात दी है थोड़ा। अब वहां जाके मियां साहब के पास यकीनन ये मिले होंगे और वजह कोई नहीं बनती ये राना शमीम की लंदन जाने की खसूसी, और फिर उसी नोटरी पब्लिक के पास जाते हैं जो मियां साहब। अब मियां साहब को किस वकील ने ये मशवरा दिया? मैं नहीं समझता ख्वाजा आरिफ या इरफान कादिर या आजम नजीर तारर इस किस्म का मशवरा दे सकते हैं। जिसने मशवरा दिया है उससे बचे। ये तो मियां साहब को मतलब है कि कुर्बान गाह में लिए जा रहा है और ये फंस गया मियां साहब इसमें। चले दूसरे अल्फाज में तो ऐसा फिर ये बात हुई कि ये मौजूदा हमारा जो जुडिशल सिस्टम है उस पर ये अतम एतमाद करने वाली बात है, और साथ ही ये भी फरमाइएगा कि आपको क्या लगता है कि ये मौजूदा सियासी मंजरनामा जो इस वक्त है इसके असरात उस पर भी पड़ सकते हैं? इसमें जो मौजूदा सियासी मंजरनामे पे तो बहुत मतलब है मियां साहब के साथ मतलब है ये कोई अच्छी नहीं किसी ने वारदात की, ये तो बड़ा जख्म लगाया, किसी ने अपने लगने लगाया या गैर ने लगाया कि इतना। पहले आप कतरी खत पे मतलब है गलत बयानी कर चुके हैं, फिर कैलिब्री फॉन्ट आपकी पकड़ी गई, वो गलत बयानी आपकी हुई, फिर आपने कहा ये है वो दस्तावेज सारे सबूत जनाब स्पीकर, वो कोई एक सबूत नहीं पेश किया। फिर जो डॉक्यूमेंट आप पेश करते हैं वो एक दो वकला थे लाहौर हाईकोर्ट के, नाम मैं नहीं लेता हूँ, जिनके बारे में 2-3 थे जिनके बारे में सुप्रीम हाईकोर्ट ने ये रिपोर्टेड फैसलों में कहा था कि ये अगर इनका कोई दस्तखती दस्तावेज आए जिसकी इन्होंने तस्दीक की हो तो उसको दोबारा देखना लाजिम है दफ्तर पे और तहकीक करना और बुला के पूछना। ये उस तरह के इन पे तो एतबार ही उठ जाएगा अदालतों का, और अदालतों का नहीं उठेगा, लोगों का नहीं उठेगा, फर्ज को नहीं उठ रहा, क्योंकि अदालतें भी तो जज साहिबान इन्होंने बड़ी करामात की नहीं है। जज साहिबान पे जो करामात जज साहिबान को भी उनसे लेनी नहीं चाहिए थी कि एक जज अपने 20 साल जजी का इतना बड़ा ओहदा कर रख के सुप्रीम कोर्ट में जाके फिर इनके टिकट पे सेनेट में चला जाए सिर्फ इसलिए कि उसने कोऑपरेटिव का फैसला दिया वो इनके हक में, या इसके और एक भी नहीं, ये 4-5 ऐसे जजेस को इन्होंने, वाकया है, हकीकत है, सुप्रीम कोर्ट लेके गए हैं। एक जज साहब को इन्होंने पीसीबी का चेयरमैन बना दिया रिटायरमेंट के बाद, और सुप्रीम कोर्ट के जज को क्रिकेट का क्या पता है, उसको इन स्विंग आउट स्विंग सिली पॉइंट। तो साहब आप जिस तरह अदालत ने आज गमो गुस्से का और दुख का इजहार किया और बड़े अफसोस का से आप बातें की हैं, तो आपको क्या लगता है कि तौहीन अदालत के जो नोटिस हुए हैं, आपको लगता है कि इस हवाले से कोई अदालत कुछ सख्त फैसला करेगी? मैं कुछ भी फैसले के बारे में कह सकता, ये जानता हूँ कि अतर मिनल्ला साहब जो है वो एक बड़ा मासूल और बड़ा वो आसानी से, मतलब आसानी क्या, वो नहीं आएगा इस फ्रेम के फ्रेम में नहीं आने वाला। ये उस किस्म का एक जमाना था कि एक मारूफ कॉलम नवीस थे, वो लिखते थे कॉलम और उसी दिन सुओ मोटो उनके ऊपर उनकी वजह से उस पे हो जाता था। तो ये ना कोई सोचे कि ये अतर मिनल्ला साहब ने एकदम जो झपटे हैं इस पे, ये कोई कह रहा था कि झपटे इस तरह है जिस तरह के उन्होंने को पहले से माइंड मेकअप किया हुआ है कि केस मैं ले लूं और फिर मैं फेवर कर दूं इनको,
कि ऐसी कोई बात कोई धोखे में ना रहे। शर्मिंदा इज ए वेरी ऑनरेबल एंड बोल्ड जज। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सारे जज माशाल्लाह बहुत बेहतर हैं, बहुत सारे बिल्कुल ठीक है। मुख्तसर ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस इशू पर कुछ मजीद भी बात करेंगे। बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेंगे। स्टे ट्यून। ब्रेक के बाद खुशामदीद। एतजाज अहसन साहब, जिस तरह से आपने बात की कि ये जो एफिडेविट है इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। अब देखें, इस सारे मामले के अंदर एक साबिक जज के दूसरे साबिक जज पर बड़े संगीन किस्म के इल्जामात आयद किए गए हैं, और अगर ये इल्जामात झूठे साबित हो जाते हैं, ज़ाहिर है सारी सूरत हाल के अंदर हमारी अदालतों को मिलान करने की कोशिश की गई, अदालतों को बदनाम करने की कोशिश की गई, तो क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है राना शमीम साहब के खिलाफ? नहीं, कानूनी कार्रवाई तो एक तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की हो सकती है ना। उन्होंने इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के एक जज को मुलव्वस कर दिया उसमें कि जी वो जज साहब जो है, जाहिर है वो अब उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान की डिक्टेशन के तहत उन्होंने बाकी अमल किया है जो भी किया है, हालांकि वो उस वक्त बेंच पे ही नहीं थे उनको। और फिर ये इतना मैं समझता हूँ कि साकिब निसार साहब जो कि बड़े बहुत ज्यादा वक्त जो उनका जो कटा है बेंच पे, बहुत अच्छे जज की रेपुटेशन से कटा है। आखिरी को 6 महीने जरा उन्होंने सख्ती करनी शुरू कर दी और अदालत से बाहर जाना शुरू कर दिया, तो लोगों का बहुत तसुर खिलाफ हो गया है। वरना साकिब निसार ऐसा शख्स नहीं है। मैं ये भी बता दूं, मेरे साथ काम किया हुआ है उन्होंने और कई मुकदमात में, और हम बड़ा मॉरल पोजीशन रखते हैं। मेरे दफ्तर की तो मेरा ये एक फख्र है इस बात से हमें कि हम ये रखते हैं। और उसमें और वो साकिब भी जो है वो इस किस्म की बेहुदगी या गलती तो करने को तैयार नहीं है कि अपने रजिस्ट्रार को गिलगित बल्तिस्तान में एक किसी और शख्स के सामने वो फोन कर रहे हो कि जी रजिस्ट्रार को पैगाम ये दिया जाए कि जज साहब को जो कि गैर मुतलका है उनको जाके ये कहो कि मरियम बीबी और नवाज शरीफ की 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर जो रह चुका है उसकी जमानत नहीं कर दी। और अगर वो उनको कहो कि मुझे फोन करें, अगर फोन नहीं कर सकते तो फिर उनको ये पैगाम दे दो कि जमानत ये तो मुमकिन ही नहीं है। मतलब है ये बोलना तरीका है। ठीक कह रहे हैं। अच्छा तो साहब ये बताइएगा कि इस सारे मामले में हम जिस तरह कहते हैं हर चीज़ की बड़ी टाइमिंग होती है। कल मरियम साहबा की ज़मानत पे भी बात होनी है इसी अदालत में, और आपने देखा कि इससे पहले भी 18 महीने इसको केस को डिले किया गया, बार बार इसको वकील बदले की कोशिश की गई और आखिर में बीमार कर दिया गया ख्वाजा आरिफ साहब को, फिर जज अपना वकील बदल दिया गया। हाँ। अब सर सूरत हाल है कि दरमियान में मरियम साहबा एक और केस लेके चली गई थी। उन्होंने कहा ठीक है ये केस भी सुन लेंगे लेकिन इस पे तो आए। अब सर सवाल ये है कि आर्गूमेंट इस पे शुरू हो गए हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि वापस नहीं हो सकता, जो पहले इन्होंने प्लान किया था कि एक दूसरा केस ला के इसको अलहदा कर दिया जाए। तो इस सवाल मेरा आपसे, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अब इनकी मरियम साहबा की इस एवनफील्ड केस में ज़मानत कैंसिल हो सकती है जिस तरीके से चीज़ें आगे शेपअप हुई हैं। तो आपको लगता है कि एक तो बड़ा वाज़ेह तौर पे लग रहा है, लोग बातें कर रहे हैं कि कल पेशी है तो ये मामला एक दिन पहले क्यों आया। दूसरा, आपको लगता है कि अब ये जो ज़मानत की कैंसिलेशन की दरख्वास्त दी गई है और लगता है कि शवाद उनके खिलाफ ही जा रहे हैं, तो आप क्या देखते हैं कि इस हवाले से क्या होगा? इत्याम साहब, आप ये देखें कि ये किस हद तक गए। कोई हद इन्होंने छोड़ी है अपने खिलाफ केस मुकदमात से बाजू छुड़ाने की। आप इतने मोटे पत्थर लेके गए हैं अपनी गाड़ियों में रख के, और हमारे यहाँ नैब के और पुलिस के सरों पे, मतलब यहाँ तक वो पेशी ना हो सके। और उस दिन पेशी नहीं हुई और फिर 6 महीने पेशी नहीं हुई। नैब भी बेचारा डर गया कि ये तो पत्थर लेके जुलूस आ जाता है। तो यहाँ तक तो मतलब है इन्होंने किया है। अब हमने तो कभी पत्थर नहीं फेंके। हमारी बीबी को जिस अभी अदालत में बुलाया गया वो क्राउड में क्रश हुई और हाईकोर्ट में अक्टूबर 1990 में शी कुड हैव गॉट क्रश्ड 8 अक्टूबर 1990, पर वो वक्त जाती नहीं। कोई उन्होंने
हमने कोई नखरा नहीं किया, ना आसिफ जरदारी ने किया, बस पेशी जब आई पेशी पे पेशी सलीके से गए। तो ये तो दबाव डालने के लिए इनको दरअसल जजेस चाहिए, वैसे जिस तरह के जजेस ने इनको प्रोटेक्शन दिए रखी, जिनसे ये टेलीफोन पे फोन करके और जो फैसला चाहते थे मांगते थे, उनको कहते थे कि सरवर खान साहब ये फैसला करना है। सिर्फ बीबी और आसिफ जरदारी का नहीं, सरवर खान की भी टेप चली थी, सरवर खान का ये फैसला करना है। तो जज साहब कह रहे हैं, हाई कोर्ट के जज साहब कह रहे हैं कि वाह अजहर बिल्कुल डिसीजन हो गया जी, तो क्या देता थे हो गया। अब ये चीज जो है ये इसका मतलब है इनको वैसे जजेस की आदत है, वो जजेस इनको ओब्लाइज करते रहे। ये जजेस को बड़ा इन्होंने ओब्लाइज किया। मैंने तो चंद नाम लिए सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस सेनेट में इन्होंने लिए और या उनके रिश्तेदारों को लिया है, तो इन्होंने बड़ी बढ़ा चढ़ा के रखी है। और जजेस से फिर ये तवक्को रखते हैं, आज किस्म की जजेस निकलते हैं सुप्रीम कोर्ट से तो इनके इलेक्शन ऑफिस में बैठे होते हैं। वैसे एतजाज एहसन साहब, ये वैसे नून लीग ने रविश नहीं बना दी इदारों पर हमलों की, कभी अदलिया को बदनाम करने की कोशिश, अदलिया पर हमले, कभी फौज पर हमले, ये नून लीग को इदारों से क्यों मसला होता है? और दूसरा सर, अब तक आपको लगता है कि पॉलिटिकली कुछ गेन किया है इदारों को बदनाम करके नून लीग ने? देखिए, यहाँ पे इदारों की भी साख इतनी ज्यादा नहीं है कि मियां नवाज शरीफ को सारा के सारा नुकसान ही हो रहा हो इदारों को मलाइन करके या इदारों की बदखुई करके। ये कोई सारा नुकसान नहीं होता, इसमें पॉलिटिकल कैपिटल भी होता है और वो बड़ा कैलकुलेटेड अंदाज से बड़ा हिसाब किताब को सामने रखते हुए वो गुजरावाला में एक तकरीर करते हैं और उसके 2 महीने बाद हमें पता लगता है कि उस तकरीर के बावजूद जुबैर बैठा हुआ है चीफ जस्टिस के पास, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास, और वहाँ बैठ के वो इनके लिए रियायतें मांग रहा है और मिन्नत समाजत कर रहा है। ये उसने खुद एडमिट किया है। और फिर हमें पता लगता है कि ये एक्सटेंशन के जब आती है उसी आर्मी चीफ जिसका कहते हैं कि बात नहीं करनी, किसी ने जिक्र नहीं करना, ये 2 बंदे हाँ ये कर गए वो कर गए, उसी आर्मी चीफ के एक्सटेंशन पे हिदायत होती है अपने सब एमएलए को कि हाजिरी लगवानी है आपने और हाजिरी लगवा के पहुंचना है। और पार्टी को हिदायत होती है इसके लिए सुबह नाश्ता तैयार करो सबका और वहाँ हाजिरी लगाओ, ये पहुंचे और वोट पे। सही, ठीक है। क्या चलें एतजाज एहसन साहब, अब जरा आगे बढ़ते हैं। एहतशाम साहब, मैं पहले आपसे कमेंट लेना चाहूंगी। कल पार्लियामेंट का बड़ा अहम मुश्तरका इजलास होने जा रहा है। आपको याद होगा पहले भी ये इजलास मुलतवी हो गया था ईवीएम के मामले पर, नैब ऑर्डिनेंस को लेकर इत्तेहादियों के तहफ्फुजात सामने आ गए। बहरहाल कल के लिए गवर्नमेंट बड़ी कॉन्फिडेंट है, तो एहतशाम साहब आसानी से करा लेगी बिल पास? मैं छोटी सी बात करूंगा, चौधरी साहब से कॉमेंट लेते हैं इस पे। देखिए, 2 चीजें बड़ी वाज़ेह तौर पर चौधरी साहब सामने आई हैं कि जो पिछले हफ्ते सूरत हाल थी और जिस तरह 2 कौमी असम्बली में बिल जो है वो हुकूमत नहीं पास करवा सकी और बड़ी मुश्किल हो गई थी, और उसी तनाज़र में जॉइंट सिटिंग पार्लियामेंट की उसको मौखर किया गया और कल वो इजलास हो रहा है। उस दौरान जो खबरें आई थी कि जी PDM अपना GDA PMLQ और MQM जो इत्तेहादी हैं ये पीछे हटना शुरू हो गए और लोगों के स्टेटमेंट भी आए थे। लेकिन एकदम से फिर कल आपने देखा स्टेटमेंट हक में भी आ गए कि जॉइंट सिटिंग हो रही है, हम सपोर्ट करेंगे और तीनों बिलों के ऊपर हम उनकी सपोर्ट करेंगे। तो लोगों ने चौधरी साहब कहना शुरू कर दिया था कि जी 3 साल गुजर चुके हैं, अब सिर्फ 22 माह रह गए हैं, तब्दीली की आवाज़ चलना शुरू हो गई है, अब ये तादी वापस आ गए और सपोर्ट करने जा रहे हैं सारे इसको। अब जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं PDM वाले, वो कहते हैं कि जी हुकूमत जो है ना वो अदारों के ज़रिए अपने तादियों को प्रेशराइज़ कर रही है। मतलब उनको भी अंदाज़ा हो गया कि जी तादी वापस आ गए। तो सवाल इस वक्त ये है कि ये जो कहा जा रहा था कि जी अब मामला ख़त्म होने को जा रहा है, तो चौधरी साहब आपको क्या लगता है कि ये 5 साल पूरे कर लेंगे या इत्तेहादी दरमियान में फिर कोई छोड़ने की बात करेंगे या उनके अपने प्रेशर्स हैं, अपने मफादात हैं? जो तो एक PDM है, एक PTI है, एक पीपल्स पार्टी है, बुनियादी प्लेयर ये है, पर एक चौथा प्लेयर जो है वो PTI के साथ और PDM के साथ अच्छा बड़ी हॉकी में जो कहते हैं ना ड्रिबलिंग करके वो खेल रहा है और इनके टांगों में से गेंद गुजार देता है। ये जो और इतना पर प्लस मेरा ख्याल है मियां नवाज शरीफ का भी नहीं हुआ होगा
कि एक दिन उनको कहना पड़ता है कि हमारी जंग है और दूसरे दिन कहना पड़ता है हथियार डालने पड़ते हैं। और यही वो मौलाना फजल रहमान जो कहते हैं कि मैं इस्लामाबाद ना जा सका डी चौक तक तो मैं DSQ के सामने धरना दूंगा। क्या उनका धरना ना डी चौक में ना वहाँ। ये तो बिल्कुल इन्होंने खराब किया है ऑपोजिशन की सियासत को भी। पीपल्स पार्टी ने इनको बचाया बड़ा PDM को। और PDM आप देखें PDM क्या कह रही थी। PDM कह रही थी पिछले अक्टूबर के करीब कि ये अभी का अक्टूबर नहीं 2020 का अक्टूबर है कि जी हम लॉन्ग मार्च करेंगे और इस्तीफे दे दें और इस्तीफे सारे अपने जमा करा दें अपनी अपनी जमात को। पहले सारे उन्हें जमा कराने थे मौलाना को, उनको समझाया यार ये इस्तीफे पता नहीं हमने इस्तेमाल करने नहीं करने चाहिए। हम इस्तीफों के खिलाफ है। हम जिसका चेयरमैन बिलावल ने भी कहा कि हम ये फोरम नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन जो सर PDM जो इत्तेहाद है इसमें जिसको कहना चाहिए कि जान पड़ गई है इसमें, जिस तरीके से पीपल्स पार्टी और NP वापस आई हैं, तो आपको लगता है कि अब कोई उधर से PMLN और फजल रहमान साहब की तरफ से भी कोई नदामत का एहसास हो रहा है कि हमने पहले जो किया इनके साथ गलत किया? सर कोई नदामत का एहसास नहीं है। इन्होंने ये तो कहते हैं माफी मांगो। ये शो कॉज नोटिस दिया हुआ इन्होंने, ये शो कॉज नोटिस विड्रॉ किया इन्होंने, विड्रॉ नहीं किया। और ये कहना कि हम सब बातें हमारी क्यादत मान गई है, मैं इसको नहीं समझता। ठीक है, देखना ये कि हुकूमत को PDM को टफ टाइम दे सकेगी या नहीं। सिर्फ ब्रेक लेते हैं। एतजाज एहसन साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। एतजाज एहसन साहब, पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि हुकूमत के खिलाफ पूरी एक फजा बनी हुई थी कि हुकूमत आज है कल नहीं है, बड़े खतरात में जो है वो गिरी हुई है। इत्तेहादियों की जानिब से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा था। फिर शुगर प्राइसेस को लेकर पूरा एक हम देख रहे थे कि हुकूमत के खिलाफ सारी चीज़ें जाती हुई नजर आ रही थी। अब अचानक से इत्तेहादी भी मान गए हैं, बल्कि कल पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी तलब किया गया है। हुकूमत कॉन्फिडेंट है कि ये जो बिल हैं वो मंजूर करा लेगी। तो सर आपको लगता है कि वो जो एक फजा बनी हुई थी उसके बाद अचानक से गवर्नमेंट बड़ी कॉन्फिडेंट हो गई है और 5 साल पूरे कर लेगी गवर्नमेंट? अब सोनिया अगर तो इत्तेहादी मान गए है ना तो फिर मैं आपको बता दूं कि मियां साहब और PDM भी मान गए। अच्छा लेकिन इसमें तो सब जो बयानिया PMLN का है वो तो देखे मरियम साहबा एक से ज़्यादा दफ़ा कह चुकी हैं कि जी मैं तो चाहती हूँ कि ये PTI की हुकूमत 5 साल पूरे करे। एक तरफ ये बात है और दूसरी तरफ कहा जाता है कि जी हमारा जो बज़ामत का बयानिया से मफामत का बयानिया निकलेगा। और तीसरी तरफ यह है कि दूसरी पार्टियों को ये कह रहे हैं कि जी चले हमारे साथ मिले, हम इनको निकालते हैं। तो ये आपको क्या लगता है कि इन बिटवीन क्या हो रहा है? सर एक अनारकी है PDM की और मुस्लिम लीग नवाज की सोच में, उनके ज़हनों और दिमागों में एक अनारकी है, एक अफरा तफरी है, एक इंतशार है। उनको पता ही नहीं है अभी तक क्या करना चाहिए और क्या होना चाहिए सियासत। उन्होंने एक दिन ये लगाया, सिर्फ एक दिन से आगे नहीं गया। वो समझ गए कि क्या चक्कर है पीछे। उनकी ये भी प्रॉब्लम है ना, वो फिर वो इमरान खान को देखते हैं, फिर इमरान खान के पीछे देखते हैं, इमरान खान को देखते हैं तो आंखें निकाल लेते हैं, पीछे देखते हैं तो बिल्कुल सिजदे में चले जाते हैं। अब वो ये लोग आप इसमें ही देखें कि जो बगावत, जो एक शेर है जिसकी जबान पर थी बगावत की दास्तां, मेरा ही शेर है, तो जिसकी जबान पर थी बगावत की दास्तां, दरबार बादशाह में सिरापा सिपास था। एक दिन बगावत होती है, दूसरे दिन सिरापा सिपास होता है। इनका ये कुछ इनको बहुत प्रॉब्लम पड़ गई। मियां साहब प्रॉब्लम पड़ गई, वो लंदन में जाके बैठ गया। अब लंदन से वापसी आने का कोई बहाना नहीं है। अब वहां से जो करना है वो इदारों के खिलाफ ही करना है और ताकत अपनी बनानी है। पर इदारों के खिलाफ कर भी नहीं सकते क्योंकि मरियम बीबी यहाँ है
और भाई साहब को कुछ देना नहीं है। तो ये इनके अपनी प्रॉब्लम है, इसमें कोई ये इमरान खान तो ऐसा अगर भाईजान को कुछ नहीं देना तो भाईजान सुबह शाम दौड़ धूप क्यों कर रहे हैं, उनके सादे दौड़ धूप क्यों कर रहे हैं, पार्लियामेंट को बड़ा एक्टिव बनाने की बातें हो रही हैं, बयानात सख्त आ रहे हैं कि हुकूमत को निकाल के छोड़ेंगे, तो ये फिर भाई साहब के लिए तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा। वो आपने मुहावरा सुना ही है, सदबाश बरादरे खुद मबाश, कि आप गधे हो जाओ पर आप सब तो उतनी एनिमल खराब है। मैं नाम नहीं चाहता आपके प्रोग्राम में, और फारसी का मुहावरा ही है, सदबाश बरादरे खुद मबाश, कि आप मैं गधा कह देता हूँ। अच्छा। आप गधे हो जाओ, खार बाज कर, आप गधे हो जाओ पर छोटे भाई ना हो। अच्छा अच्छा, एतजाज एहसन साहब, आपको क्या लगता है कल हुकूमत आसानी से बिल पास करवा लेगी? क्योंकि ऑपोजिशन भी बड़ी मुतहर्रिक है और शहबाज शरीफ तो कह रहे हैं कि ये काला कानून है, हम किसी सूरत पास नहीं करवाने देंगे। तो सर, खासकर ये जो ईवीएम का मामला है, आपको क्या लगता है सर, क्यों इतनी रिजर्वेशंस हैं? इत्तेहादियों की भी पहले सामने आई, चले वो तो मान गए, ऑपोजिशन को इस मशीन से मसला क्या है? और दूसरा कह रहे हैं पार्लियामेंट मंजूर कर भी ले तो वो चौधरी साहब कहते हैं हम आला अदालतों में जाएंगे। ये तो जरूर वो करेंगे। मैं एक चीज आपको पहले अर्ज कर दूं, ये इनकी जो ईवीएम के मुतालिक बात है और इलेक्शन के मुतालिक बात है, एहतशाम साहब देखेंगे इलेक्शन जो होते हैं ये एतमाद का मसला है, सिर्फ एतमाद। एक चीज आप देखें कि वकला में इलेक्शन होते हैं 200 बार एसोसिएशन में एक दिन, और 200 बार एसोसिएशन में इलेक्शन होते हैं और 100 साल से हो रहे हैं, और हर साल होते हैं, हर साल, और 100 साल से हो रहे हैं, और कोई झगड़ा नहीं होता, कोई बड़ी गर्मी सर्दी होती है पर वोट का नतीजा अनाउंस हो जाता है। मैं हार गया हूँ तो मैं मुबारकबाद दे रहा होता हूँ घर जाने से पहले जो जीतने वाला उम्मीदवार है। एक एतमाद की बात है, ना एतमाद ही नहीं है इनमें एक दूसरे में। और पाकिस्तान में इतनी बड़ी बड़ी धांधली हुई है जिसको मियां साहब ने खुद कराया। जो पीपल्स पार्टी के 1997 में 17 मेंबर आए थे सिर्फ, सारे हाउस में 17। ये हो सकता है कि पीपल्स पार्टी के सिर्फ 17 है और पंजाब से कोई। सर, 2013 के इंतखाबात का तो खाकान अब्बासी साहब खुद एतराफ कर चुके हैं कि हम धांधली से आए थे गवर्नमेंट में। और साथ ये भी कहते हैं चौधरी साहब, साथ ये भी कहते हैं कि ईवीएम मशीन जो है ना, ये टेम्परिंग फ्री नहीं है, रिगिंग फ्री नहीं है, मैनिपुलेशन फ्री नहीं है, और साथ अल्टरनेट भी कोई नहीं देते। मैं आपको इसमें भी मैं आपको मुख्तसर अर्ज करता हूँ। ये इनका कहना ये है कि आर्टिकल 226 में लफ्ज आया बैलेट। बैलेट इसलिए ये बैलेट होना जरूरी है और इलेक्ट्रॉनिक नहीं हो सकता। ये लीगल आर्गुमेंट देते हैं, और जो दूसरी आर्गुमेंट सोशल पॉलिटिकल देते हैं वो कहते हैं कि इसके सॉफ्टवेयर में ऐसा डिफेक्ट डाला जा सकता है कि एक एक्स्ट्रा वोट काउंट करे ये एक पार्टी का हर 10 वोटों के बाद। चलो, ये आपके पास ये हम जो बार एसोसिएशन में हमने मशीन अपनाई है और मशीन के जरिए वोट दिए, और बड़ा सिंपल सा चीज है। अच्छा, इसमें जो सबसे बड़ा फायदा है ईवीएम का वो ये है कि ईवीएम में ये नून लीग के जाली वोट खा रहे, डबल वोटिंग, ट्रिपल वोटिंग, घोस्ट वोटर, लिस्टें भरी नहीं है। फहरिस्तें जो है पंजाब में तो कम से कम इनके जाली वोटों से 20-30 हजार जाली वोट इनके पड़ जाते हैं, डबल अंगूठे लग जाते हैं। अब जब वोटर जाएगा वो एक बटन पे हाथ रखेगा, अंगूठा रखेगा, वो वोटर के बटन के अंगूठा पड़ के उसके सामने बैलेट पेपर ले आएगी स्क्रीन पे बैलेट पेपर आएगा, वो अंगूठा उस अपने नाम कैंडिडेट के नाम के सामने रख देगा। जब कैंडिडेट के सामने रख देगा वो एक बार फिर पूछेगी मशीन कि यही आपने फैसला हुआ, फिर उस पर रख देंगे, फैसला हो गया। अब जब 2 दफा फैसला हो गया तो 2 काम करेगी मशीन इंस्टेंटली, फौरन, एक के स्प्लिट सेकंड में आपकी इलेक्ट्रॉनिक गिनती में एक वोट चला जाएगा, दूसरा
बड़े जबरदस्त अंदाज में ईवीएम के हवाले से बैरिस्टर साहब ने जो है वो बता दिए। बहरहाल माजरत के साथ साथ प्रोग्राम का हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर एहतजाज एहसन साहब हमारे साथ मौजूद है। एहतशाम साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।